Good morning, students. Today's topic is structural organization of a cell. What is the structural organization of a cell? So, students, इस टॉपिक में हम देखेंगे कि सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है। जब हम माइक्रोस्कोप से सेल की स्टडी करते हैं तो हमें सेल के 3 फीचर्स दिखाई देते हैं। इसकी आउटर लेयर जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, इसके अंदर एक लिक्विड प्रेजेंट होता है जिसे साइटोप्लाज्म कहा जाता है और सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। हम वन बाय वन सेल के इन फीचर्स की स्टडी करेंगे। स्टूडेंट, फर्स्ट यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिया गया है। सेल की आउटर कवरिंग को प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल के अंदर प्रेजेंट कंटेंट्स को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से सेपरेट करके रखती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इम्पॉर्टेंट या फिर नीडफुल मटेरियल्स को सेल के अंदर आने देती है और वेस्ट मटेरियल लाइक दैट कार्बन डाइऑक्साइड को सेल के बाहर करने का काम करती है। इस कारण से इस मेम्ब्रेन को सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहा जाता है। इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होती है? सेमी परमेबल का मीनिंग ऐसी मेम्ब्रेन होता है जो कुछ यूजफुल सब्सटेंस को सेल के अंदर आने की परमिशन देती है, पर कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनका स्लो मूवमेंट होता है सेल के अंदर। इसी तरह से कुछ सब्सटेंसेस ऐसे भी होते हैं जिनको सेल अपने अंदर नहीं आने देती है। तो इस प्रकार की मेम्ब्रेन को हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ मैंने आपको बताया कि यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस लाइक दैट ऑक्सीजन को अंदर आने देती है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर जाने देती है। तो यह मटेरियल जिस प्रोसेस के थ्रू सेल के अंदर एंटर करते हैं या फिर बाहर निकलते हैं, उस प्रोसेस को हम डिफ्यूजन कहते हैं। ये डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन वह प्रोसेस होती है जिसमें सब्सटेंस हाई कंसंट्रेशन रीजन से लो कंसंट्रेशन रीजन की तरफ मूवमेंट करते हैं। मीन्स यदि सेल के अंदर का ऑक्सीजन सेल के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में प्रेजेंट ऑक्सीजन से कम होती है तो यह ऑक्सीजन डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू सेल के अंदर आ जाती है। इसके अलावा आप जानते हो कि एक सेल सारी लाइफ प्रोसेसेस करती है। इन्हीं लाइफ प्रोसेसेस में से एक लाइफ प्रोसेस रेस्पिरेशन है। रेस्पिरेशन की प्रोसेस में सेल के अंदर का कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है। मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज बढ़ जाता है। तो यह कार्बन डाइऑक्साइड हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन मीन्स सेल के इंटरनल इन्वायरमेंट से बाहर की तरफ मूव करने लगता है। इस प्रकार से सेल मेम्ब्रेन मटेरियल्स के एक्सचेंज में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट हम ऑस्मोसिस देखेंगे। ऑस्मोसिस की प्रोसेस में वाटर भी हाई कंसंट्रेशन रीजन से लो कंसंट्रेशन रीजन की तरफ मूवमेंट करता है और इसे ही हम ऑस्मोसिस कहते हैं। मीन्स यदि सेल के अंदर वाटर की नीड है तो वाटर सेल के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से सेल के अंदर ऑस्मोसिस की प्रोसेस के थ्रू एंटर कर जाता है। स्टूडेंट्स, यहाँ आपको डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस में कंफ्यूज नहीं होना है। डिफ्यूजन में सब्सटेंस हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन रीजन की तरफ मूव करते हैं और ऑस्मोसिस की प्रोसेस में सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल ही हाई कंसंट्रेशन रीजन से लो कंसंट्रेशन रीजन की तरफ मूवमेंट करते हैं। मींस डिफ्यूजन में सॉल्वेंट के साथ साथ सब्सटेंस का मूवमेंट होता है, पर ऑस्मोसिस की प्रोसेस में सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल ही हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन रीजन की तरफ मूव करते हैं। नाउ वी विल सी व्हाट विल हैपन इफ वी पुट एन एनिमल सेल और अ प्लांट सेल into a solution of sugar or salt in water। means क्या होता है जब प्लांट सेल या एनिमल सेल को शुगर सॉल्यूशन या सॉल्ट सॉल्यूशन में डाला जाता है तो हमें ये 3 कंडीशन यहाँ देखने को मिल सकती हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ आपको ध्यान से समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर 3 टाइप के सॉल्यूशन दिए गए हैं। फर्स्ट हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, सेकंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन एंड थर्ड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। यहाँ पर रेड ब्लड सेल्स जो कि एनिमल सेल्स हैं, इनको सॉल्वेंट में डाला गया है। फर्स्ट फिगर ए को यहाँ पर देखिए। यदि सेल के बाहर के मीडियम में वाटर का कंसंट्रेशन हाई होता है, मतलब वाटर का अमाउंट ज़्यादा और उसमें डिसॉल्व शुगर और सॉल्ट का अमाउंट कम होता है,
तो इस टाइप के सॉल्यूशन में जब सेल को डाला जाता है तो क्योंकि सेल के बाहर वाटर का अमाउंट ज़्यादा है तो सेल इस वाटर को एब्जॉर्ब करने लगती है या फिर गेन कर लेती है। इस टाइप के सॉल्यूशन को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहा जाता है। सेकंड कंडीशन में सेल के अंदर और सेल के बाहर वाटर का कंसंट्रेशन सेम होता है, जिसके कारण वाटर मॉलिक्यूल ना तो सेल के अंदर जाते हैं और ना ही सेल से बाहर आते हैं, और इस टाइप का जो सॉल्यूशन होता है उसे आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। थर्ड कंडीशन में यदि हम सेल को ऐसे मीडियम में डालें जिसमें सेल के बाहर वाटर का कंसंट्रेशन कम हो और सेल के अंदर वाटर का ज़्यादा हो, तो इस कंडीशन में वाटर मॉलिक्यूल सेल के इंटरनल इन्वायरमेंट से बाहर की तरफ ऑस्मोसिस की प्रोसेस के थ्रू आने लगते हैं। इस टाइप के सॉल्यूशन को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहा जाता है। एक बार हम इसे रिपीट कर लेते हैं। हमने यहाँ 3 टाइप के सॉल्यूशन पढ़े हैं। फर्स्ट हमने देखा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, मींस एक्सटर्नल मीडियम में वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है सेल के अंदर के कंपेयर में। सेकंड हमने आइसोटोनिक सॉल्यूशन देखा, इसमें सेल के इंटरनल एंड एक्सटर्नल मीडियम में वाटर का कंसंट्रेशन सेम होता है। थर्ड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन देखा, जिसमें सेल के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन बाहर से हाई होता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेल वॉल। सेल वॉल क्या होती है? एज वी नो, सेल वॉल इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में पाई जाती है, एनिमल सेल में नहीं। ये आप जानते हो, लास्ट ईयर भी आपने पढ़ा है। तो स्टूडेंट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर साइड जो हार्ड एंड रिजिड कवरिंग पाई जाती है उसे हम सेल वॉल कहते हैं। प्लांट सेल वॉल मेनली सेल्यूलोज की बनी होती है। ये सेल्यूलोज प्लांट्स को स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देता है। जब लिविंग प्लांट सेल ऑस्मोसिस की प्रोसेस के थ्रू वाटर को लॉस करते हैं तो सेल के अंदर के जो कंटेंट्स होते हैं या प्रोटोप्लाज्म होता है उसमें कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, संकुचन हो जाता है। इस प्रोसेस को हम प्लाज्मोलाइसिस के नाम से जानते हैं, जिसमें प्रोटोप्लाज्म का कॉन्ट्रैक्शन होता है। इस प्रकार की प्रोसेस सिर्फ लिविंग सेल में होती है, नॉन लिविंग सेल में नहीं होती है। यह सेल वॉल प्लांट सेल, फंगी एंड बैक्टीरियल सेल को बहुत ही डाइल्यूट मीडियम देती है, मीन्स बहुत ही पतला मीडियम देती है, जिससे इजीली ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर का एक्सचेंज हो सके। ये सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन और उसके अंदर के सेल ऑर्गेनेल्स एंड साइटोप्लाज्म को प्रोटेक्ट करके रखने का काम करती है और ऑस्मोसिस के थ्रू सेल के अंदर और बाहर वाटर का जो एक्सचेंज होता है उसमें हेल्पफुल होती है, उसे फिल्टर करने का काम करती है। सेल वॉल के कारण ही प्लांट सेल अपने सराउंडिंग में होने वाले बहुत सारे चेंजेस को फेस कर पाता है। तो स्टूडेंट्स, सेल वॉल का स्पेशल फंक्शन होता है कि वाटर के प्रेशर के कारण प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ब्रेक डाउन होने से रोकती है। स्टूडेंट्स, इसके पहले हमने ओनियन पील की स्लाइड बनाना आपको बताया था। उसमें हम पील के ऊपर 1 ड्रॉप आयोडीन सॉल्यूशन या सेफ्रेनिन सॉल्यूशन या फिर मैथिलीन ब्लू का यूज़ करते हैं, जिससे कि सेल के अंदर के ऑर्गेनेल्स कलर्ड हो जाते हैं और न्यूक्लियस को देखा जा सकता है। तो यहाँ पर हम न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करेंगे। एनिमल सेल में न्यूक्लियस सेल के सेंटर में पाया जाता है, जो देखने में स्फेरिकल या फिर ओवल शेप में दिखाई देता है। ये न्यूक्लियस डबल लेयर मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं, जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम पाए जाते हैं जो रॉड शेप्ड होते हैं। एक क्रोमोसोम ही जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ले जाने का क्रोमोसोम कहते हैं। स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि हमारे बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक दैट हाइट, हेयर कलर, आइज कलर, हमारे फीचर्स हमारे पेरेंट्स से काफ़ी मिलते हैं। तो इस प्रकार के कैरेक्टरिस्टिक्स इन्हीं क्रोमोसोम के थ्रू पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होती हैं। ये क्रोमोसोम डीएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के बने होते हैं। इन क्रोमोसोम्स पर कुछ सेगमेंट पाए जाते हैं। इन्हीं सेगमेंट को हम जीन्स कहते हैं। ये जीन्स डीएनए के फंक्शनल सेगमेंट होते हैं।
क्रोमोसोम पर प्रेजेंट जीन्स ही जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ले जाने का काम करते हैं। न्यूक्लियस सेल की बेसिक फंक्शनल यूनिट कहलाता है। ये न्यूक्लियस सेल्यूलर रिप्रोडक्शन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसा कि आप पहले भी पढ़ चुके हो, 1 अमीबा सेल से 2 अमीबा सेल बनती हैं। तो इस प्रोसेस में सबसे पहले सेल के अंदर प्रेजेंट न्यूक्लियस 2 पार्ट में डिवाइड होता है। उसके बाद सेल डिवाइड होना स्टार्ट करती है और 2 अमीबा सेल से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस प्रकार से ये प्रोसेस चलती रहती है। कुछ ऑर्गेनिजम्स लाइक दैट बैक्टीरिया में न्यूक्लियर रीजन पुअरली डिफाइंड होता है, मीन्स पूरे तरह से प्रेजेंट नहीं होता है, जिसके कारण इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है और ये अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन न्यूक्लिक एसिड के फॉर्म में सेल के अंदर पाया जाता है, जिसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। देयर आर गिवन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। तो स्टूडेंट, इस टाइप के ऑर्गेनिजम्स जिसमें न्यूक्लियर रीजन पुअरली डिफाइंड होता है, उन ऑर्गेनिजम्स को प्रोकैरियोट्स कहा जाता है और इन सेल को प्रोकैरियोटिक सेल कहा जाता है। प्रोकैरियोट्स मीन्स प्राइमरी डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स, जो ठीक तरह से डेवलप नहीं हुए हैं, और दूसरे टाइप के ऑर्गेनिजम्स यूकैरियोट्स कहलाते हैं और इन सेल को यूकैरियोटिक सेल कहा जाता है, जिसमें न्यूक्लियर रीजन पूरे तरह से प्रेजेंट होता है। इन्हें यूकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है। ब्लू ग्रीन एल्गी एंड बैक्टीरियल सेल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स का एग्जाम्पल है। इसके अलावा जो अदर एनिमल होते हैं उनमें यूकैरियोटिक सेल पाई जाती हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पर ये टॉपिक ख़त्म होता है। आज हमने सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट टॉपिक में हम साइटोप्लाज्म एंड सेल के अंदर पाए जाने वाले अदर ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ेंगे। यदि आपको कुछ डाउट हो इस एक्सप्लेनेशन में तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।